औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 8 अगस्त 2019 है और आज ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 105 है, 105। और ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनिशियल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इनिशियल टेस्ट हो या ISSB हो, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने बताया था कि एलिजिबिलिटी कौन सी है, एलिजिबल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने % मार्क्स आपके होने चाहिए, आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हैं, कमीशन अफसर के लिए, और क्या क्राइटेरिया, मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र किया था और मुख्तलिफ कोटाज़ का जिक्र किया था। अगर आप सर्विंग है एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, तो फिर आपकी एज लिमिट कितनी होती है और कितने मार्क्स आपके हों तो आप एलिजिबल हैं। तो इस लेक्चर से पहले आपको चाहिए कि वो वीडियोज़ अगर किसी नहीं देखी, लेक्चर नंबर 102, 103 वो भी सुन लें। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले बात करेंगे बायोडाटा फॉर्म की। जैसे मैंने जिक्र किया, चाहे ISSB हो या इनिशियल टेस्ट हो, उन दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैटर चीज़ है करती है वो क्या है, आपके फॉर्म्स हैं। जो आप लिखते हैं ना, जो आप लोग लिखते हैं वो मैटर करते हैं, स्पेशली इंटरव्यू में। अगर आप लिखते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, क्लैश आती है, तो फिर आपकी जो सिलेक्शन है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताते चलूँ, इंटरव्यू में और टास्क होते हैं आपके ISSB के, उसमें आपने मेंटली स्टेबल रहना है। अगर स्टेबिलिटी नहीं है ज़हनी तौर पे, तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। इसी वास्ते इंटरव्यूअर आपको जज्बाती हवाले से चेक करने के लिए, तो बात मैं कर रहा था मेंटल स्टेबिलिटी की। जज्बाती, अगर कोई शख्स शिद्दत के साथ जज्बाती है तो वो स्टेबल नहीं है। तो ज़ाहिर है कि आप आर्मी अफसर बनने जा रहे हैं और कल आप लीडर होंगे, और जज्बात की रोह में अगर कोई लीडर बह जाए तो वो पूरे मुल्क का नुकसान भी कर सकते हैं। और ऐसे फैसले जो जज्बात की रोह में किए जाते हैं, उनका रिजल्ट अक्सर सही नहीं होता। इसलिए आपको मुख्तलिफ हवालों से चेक किया जाता है, स्पेशली ISSB के अंदर, कि आप कितने मेंटली तौर पर स्टेबल हैं। बहुत ज़्यादा शायद तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले तो नहीं हैं, बहुत जज्बाती तो नहीं है। अगर आप मुख्तलिफ क्वेश्चन के जवाब परेशानी की हालत में दे रहे हैं, जज्बात की रोह में दे रहे हैं, तो आपके फैसले भी फिर जज्बाती होंगे। चीज़ों को परख के जो शख्सियत परखती है और सोच समझ के देती है, संजीदगी का इज़हार करती है, वो फैसला जब किया जाता है तो वो फैसला मुशावरत से किया जाए
तो मुल्क की सलामती और बका के लिए ऐसे फैसले ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं। तो इस वास्ते इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपसे गुस्सा दिलाने वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपके जज्बात को परखने वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो उधर आपने अपने जज्बात में बह नहीं जाना, बल्कि इंतहाई संजीदगी के इज़हार करते हुए एक ऐसा शख्स नज़र आना है आपने इंटरव्यू के सामने, और वैसे भी होना चाहिए जो एक सोबर पर्सनैलिटी है। जी अभी हम आएंगे सबसे पहले बायोडाटा फॉर्म, और ये बहुत ज़रूरी है। बायोडाटा फॉर्म जो कुछ आप लिखते हैं फॉर्म में, इंटरव्यू इसी से लिया जाता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप बहुत ध्यान से लिखें और बहुत ध्यान से ये लेक्चर सुनें। तो बायोडाटा फॉर्म फिल कैसे कर रहे हैं? फॉर्म फिलिंग जी सबसे पहले यहाँ से पढ़ा नहीं जा रहा आपको, तो वीडियो में जो बना रहा हूँ ये सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा इनको, तो इसलिए मैं पढ़ के वैसे सुना देता हूँ आपको। साथ साथ लिखें, राइटिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए, साथ साथ लिखें। सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, ये उसमें पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन बोर्ड नंबर, प्लेस, बैच नंबर और चेस्ट नंबर क्या है। इसके अलावा नेम इन कैपिटल एज इन एप्लीकेशन फॉर्म, आपने कैपिटल लिखना है, नाम आगे लिखा होता है कैपिटल लिखें। एप्लीकेशन फॉर्म के मुताबिक जो एप्लीकेशन आपने दी होती है उसके मुताबिक आपने कैपिटल इसका लिखना है अपना नाम। फिर फादर्स नेम ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, इसमें क्या प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट आपका एड्रेस कौन सा है और परमानेंट आपका एड्रेस कौन सा है। प्रेजेंट एड्रेस से क्या मुराद है, जहाँ भी आप प्रेजेंट रहते हैं, जो आपका पोस्टल एड्रेस भी होता है जिसपे चीज़ें पोस्ट की जाती हैं। एक बच्चे को मैंने कहा पोस्टल एड्रेस, तो कहते हैं सर पोस्टल एड्रेस क्या होते हैं। वो कहता है मैं पोस्टल एड्रेस बुक मेरे से ले रहा था और नोट्स ले रहा था, तो मुझे कहता सिंध का बचा था वो कि सर मैं पोस्टल एड्रेस चेक करने के लिए पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने कहा आप अफसर बनने जा रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता पोस्टल एड्रेस क्या होता है। पोस्टल एड्रेस मुराद जिस एड्रेस पे आपके साथ खत किताबत की जाती है, जिस पे चीज़ें पोस्ट की जाती हैं, वो एड्रेस होगा जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जिस पे आपको डाक मिले। अगर आप अपने घर का एड्रेस नहीं देना चाहते तो किसी दुकान का एड्रेस दे सकते हैं, किसी दोस्त का एड्रेस दे सकते हैं, किसी वाले साहब के दोस्त का एड्रेस दे सकते हैं, जिस पे बासानी आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डाक है, जो TCS किया जाए, जो भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा जाए वो आपको मिल सके, उसे पोस्टल एड्रेस कहते हैं। बात समझ आ गई। प्रेजेंट एड्रेस से मुराद ये कि आपके घर का प्रेजेंट एड्रेस, जिस तरह भी बच्चे हैं, बाद मकीन का है, कोई लद्दाख का है, कोई सररोगा का है, कोई बदर का है, ठीक है, कोई चकमलाई कराने वाला है, कोई जंडोला का है, कोई स्पिनकई का है, कोई नजर खेल का है, गुड़ी खेल का है। ये इलाके वो दे रहा हूँ नाम वज़ीरिस्तान के इलाकों के। तो प्रेजेंटली आप किधर सेटल हैं? प्रेजेंटली आप डेरा इस्माइल खान में सेटल हैं। तो डी खान में सेटल है तो आपने प्रेजेंट एड्रेस डी खान का लिखना है, आपने गुड़ी खेल है, नजर खेल का एड्रेस नहीं लिखना। तो वो आपका परमानेंट एड्रेस होगा अगर आपका घर है वहाँ पे, ठीक है। अगर वहाँ पे घर आपका है परमानेंट, वहाँ सेटल है तो फिर परमानेंट एड्रेस वो लिखेंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो परमानेंट यहाँ सेटल हो गए हैं, यानी कि उधर से हिजरत करके आ गए पक्के पक्के, अपना घर यहाँ खरीद लिया, वहाँ से वास्ता ख़त्म हो गया, नाता ख़त्म हो गया। तो फिर आप परमानेंट एड्रेस भी वही लिखेंगे जो आपका परमानेंट एड्रेस ID कार्ड में होगा, CNIC वाले सब का, अगर आपका फॉर्म बे है उसमें लिखा होगा। समझ आ गई ये बात। तो बाद में ये वेरिफिकेशन करने पुलिस आती है जब आप सिलेक्ट होते हैं, वेरिफिकेशन होती है बराबर, क्या यह वाकई शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ है इसका। पड़ोसी से पूछेंगे, मालेदार से पूछेंगे, तहसील वाले से पूछेंगे, वहाँ से 2 बंदे फिर वेरीफाई करेंगे, 17 ग्रेड वाले। आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आपकी वेरिफिकेशन यहाँ जारी होगी कि इसका करेक्टर कैसा, कोई FIR तो नहीं, थाने वालों से पूछेंगे। तो वेरिफिकेशन बार बार पूछी जाती है ड्यूरिंग सर्विस भी, जब आगे पोस्टिंग होती है फिर वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन चलती रहती है। इसलिए आपको फिर वो अपना एड्रेस वही लिखना है जो जिस पे बासानी पुलिस पहुँच सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द डिटेल्स बिलो, स्टेट,
पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट आपका जो ज़िला है, रिलीजन इस्लाम है तो इस्लाम लिखेंगे, हिंदू हैं तो हिंदू लिखेंगे, सेक्ट शिया है सुन्नी है, शिया तो शिया लिखेंगे, सुन्नी है तो सुन्नी लिखेंगे। इसमें मदर टंग मादरी ज़बान, पश्तो है तो पश्तो लिखेंगे, पंजाबी लिखेंगे, जो भी है। फिर आएगा डेट ऑफ बर्थ एज पर CNIC, जो आपका ID कार्ड हो उस मुताबिक, फॉर्म बे के मुताबिक, अगर कार्ड नहीं बना तो। फिर मैरिज, सिंगल और या विडोज, या आप शादीशुदा हैं या आप सिंगल हैं। ज़ाहिर है लॉन्ग कोर्स के लिए तो सिंगल ही जाएंगे ना, शादीशुदा तो नहीं जाएगा। हाँ, जो दूसरे IC वाले होते हैं वो शादीशुदा भी जा सकते हैं, इस तरह सर्विस के दौरान जा रहे हैं वो शादीशुदा भी जा सकते हैं। तो लिखेंगे आप, मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, सिंगल हैं तो सिंगल लिखेंगे। इस तरह के बेवा हैं तो लिखेंगे मैं बेवा हूँ। फिर नेक्स्ट आ गया पेरेंट्स अलाइव, यस नो, कि वाले साहब जिंदा है, वालदा जिंदा है, यस नो। इफ नॉट अलाइव, योर एज एट द टाइम ऑफ फादर्स मदर्स डेथ, उनकी डेथ के वक्त आपकी क्या उम्र थी, या वालदा अगर फौत हो गई हैं या वाले साहब फौत हो गए, उस टाइम आपकी उम्र क्या थी, एज क्या थी। फिर आ गया नेक्स्ट पेरेंट्स गार्डियंस ऑक्यूपेशन, वाले साहब का या गार्डियन का पेशा क्या है। इनकम एज एप्लीकेबल, अगर जिंदा है गार्डियन वाले तो फिर एप्लीकेबल हो तो फिर आपने लिखना है। फिर नेक्स्ट आ गया पर्टिकुलर्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम पर मंथ, क्वेश्चन आंसर में से पर्टिकुलर्स, फिर बाकी पर्टिकुलर्स आप लिख देंगे, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम पर मंथ वाले साहब की, नंबर ऑफ ब्रदर्स सिस्टर्स एंड योर रैंक अमॉन्ग्स्ट योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जी ये आप लिखेंगे, कितनी तादाद है बहन भाइयों की, तरतीब के साथ चलेंगे। फिर आगे आप एजुकेशन रिकॉर्ड, एजुकेशनल रिकॉर्ड में क्या लिखना है आपने, मैट्रिकुलेशन के मार्क्स, इंटरमीडिएट के मार्क्स, इसके अलावा आपने लिखना है जनाब, ये आपको पता नहीं नज़र आ रहा है, BA BSc अगर किसी ने किया उसके मार्क्स, MA MSc के मार्क्स, और MPhil जाते हैं एजुकेशन कोर में MPhil, तो MPhil के मार्क्स लिखेंगे। डिग्री, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, पासिंग ईयर, डिवीजन मार्क्स एंड परसेंटेज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उर्दू मीडियम उर्दू लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश लिखनी होगी। फिर आपने लिखना है NCC ट्रेनिंग, ये पहले कराई जाती थी जी, कौन सा छोड़ दिया जी, एज में ईयर, मंथ, हाइट एंड वेट, ये आपने लिखना है, आपकी उम्र उस दिन तक। फिर NCC ट्रेनिंग, NCC नेशनल कैडेट कोर्स जो चलते थे, अभी आजकल भाई चलते नहीं है मेरा ख्याल है, उसकी ट्रेनिंग ईयर यस नो अगर किया कि पुराना स्टूडेंट है हमारा तो वो फिर लिखेगा। टोटल ट्रेनिंग इफ यस गिव डिटेल बिलो, टोटल ट्रेनिंग विंग डिवीजन सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड, फिर ये वो उसके NCC के हवाले से, इसको छोड़ दें आप। जो एप्लीकेबल नहीं होगा तो उसके ऊपर आप लिखेंगे N/A, N/A का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, समझ आ गई है, NA, N/ कर लो या सिर्फ NA लिख लें फिर भी ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया 10 नंबर पे पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये सारे आपने लिखने हैं, ये पहले से बता रहा हूँ। अगर किसी को इसकी कॉपी चाहिए हार्ड शेप में तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बाहर आप सुने लेक्चर, सुनने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। नेम ऑफ स्पोर्ट, ड्यूरेशन प्लेड, पोजीशन इन टीम, लेवल, अचीवमेंट्स, किस लेवल पे, कॉलेज लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, जिला लेवल है, पाकिस्तान लेवल, जो भी है। फिर आ गया हॉबीज, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट किस में लेते हैं, गैर नसाबी सरगर्मियों में, एक तो नसाबी होती है, गैर नसाबी। फिर नेम ऑफ द एक्टिविटी, ग्रुप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिसेज हेल्ड इन NCC स्काउटिंग, स्पोर्ट्स टीम, एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप एंड अदर फील्ड्स। फिर नेक्स्ट आ गया डिटेल्स ऑफ लास्ट इंटरव्यू इफ एनी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सिलेक्शन बोर्ड, अगर पहले आपने अप्लाई किया है ICB के लिए, ICB सेंटर रिपीटर के लिए, ये कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं सर हम इनिशियल टेस्ट में जो है दे रहे हैं टेस्ट, दो दूसरे, क्या हम रिपीटर हैं? रिपीटर वो होता है जो ICB के लिए दूसरी दफा जा रहे हैं, वो रिपीटर होता है।
इनिशियल में तो जितने मर्जी आप दे, रिपीटर नहीं होंगे, फ्रेश कैंडिडेट होंगे जब आप इस वीक ले जा रहे हैं। तो फिर इसकी डिटेल देंगे, डिटेल ऑफ क्लोज रिलेटिव सर्विंग और रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसकी डिटेल देंगे। जो अगर आपका कोई मामू, कोई अंकल, कोई चचा, भाई, सिस्टर, फादर, कोई भी अगर इन फोर्सेस में रह चुके हैं या मौजूद हैं, उनकी यूनिट तक का पता होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट आ गया जी, एंड हो गए, नहीं एंड नहीं हुआ अभी हमने नेक्स्ट एक और चीज़ ये खोलनी है। ये आ गया जनाब बायोडाटा शीट्स। बायोडाटा शीट आप मुलाजा कर सकते हैं, ये वाला, ये शीट होगी बायोडाटा शीट। यहाँ से नज़र नहीं आ रहा तो आपको इधर से नज़र आएगा, ये सामने अभी दिखाई दे रहे हैं, यही है। अच्छा ये वाला, इसमें क्या हाइट है, बैच, जो चीज़ें मैंने बताई है ना, तो ये बायोडाटा शीट में है। सोशल एक्टिविटीज़ भी लिखनी है, गेम्स, स्पोर्ट्स भी लिखनी है, अलग अलग ये खाने हैं इसके। फिर ये भी पूछा था, डिड यू एवर लिव इन हॉस्टल व्हाइल यू वर लिविंग इन हॉस्टल? कभी ज़िंदगी में हॉस्टल में रहे हैं? गढ़ कॉलेज वाले लिखेंगे तो हम थे, आपने लिखना है फिर ना। और जो सिविल हॉस्टलों में रहा वो भी लिखेगा कि हम रहे हैं। अब इधर बच्चे जो है ना ये, अच्छा नेक्स्ट ये आपने देख लिया फॉर्म, मदर की फादर की डेथ की वजह भी लिखनी है। ये पता भी होनी चाहिए कि मेरे, ये ना हो कि आपसे पूछे वाले से फौत है, आप वजह ना पता, उधर पता ही ना हो क्यों फौत हुई है, कोई ना कोई वजह तो होती है ना। नेचुरल डेथ हो तो बताएंगे नेचुरल डेथ है, अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो फिर बताएंगे एक्सीडेंट, बीमारी की वजह से तो बताएंगे ये बीमार थे जो भी। फिर ये देखते जो What was your age when father mother remarry? कि अगर वालदा ने शादी दूसरी की है, ये भी पूछी जाता है। एक एक चीज़ पर्सनालिटी की पूछी जाती है डिटेल के साथ। नहीं जो आप एलिजिबल है ना, एप्लीकेबल आपके ऊपर है, जो वो फिल करना है आपने। नहीं है तो NA लिखता जाना है, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। रीमैरी नहीं तो आप उधर नो किया तो नीचे NA आ जाएगा ना। तो ये देखें, ऑक्यूपेशन, एज, इसकी डिटेल आपके सामने है। स्कूल, प्लेस, ड्यूरेशन इन वीक्स, कैरियर ये लिखें, व्हाट कैरियर डू यू इंटेंड टू अडॉप्ट इफ नॉट सिलेक्टेड। ये आपने पहले से प्रैक्टिस करके जानी है क्योंकि इसके कॉलम का हिस्सा ही है। पहले से उधर सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना, गंदी राइटिंग नहीं करनी है आपने। एक तो लिखाई से ना इंसान की शख्सियत का पता चलता है, साइंस से भी। साइंस बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा समझ नहीं है, वो उलझी हुई शख्सियत है, उस पर बंदा भी ऐसे उलझा हुआ होगा। जिसका साइंस बड़ा मुश्किल होता है वो बंदा भी मुश्किल होता है, वो सीधा बंदा नहीं होता। जिसका साइंस सीधा सीधा हो, पता चले कि नाम किसा इमरान लग लिखा नजर आ रहा है ना, वो बंदा वो भी सीधा साधा होता है। याद रखें, नफ्सियाती डॉक्टर ये कहते हैं। ये हो गया। आखिर में सिग्नेचर करेंगे और एड्रेस लिखेंगे परमानेंट। अभी हम आते हैं नेक्स्ट, गुड एंड बैड हैबिट्स। ये फॉर्म का हिस्सा है। अच्छा जी, आप आगे जरा पढ़ो ना, ऊंचा पढ़े ताकि आपकी आवाज इधर तक आए। इधर खड़े हो जो सामने नजदीक आ जाओ। Write 3 good and bad qualities of yourself. सबसे पहला जो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है, राइट 3 गुड क्वालिटीज। ऊपर से पढ़ो ना, ऊपर से। A very important question was asked. A very important question was asked by someone regarding a very important question of our SSB. This question is asked in a different formats, but the answer which they are looking for is a very important question of our SSB. This question is asked in a different formats, but the answer which they are looking for is related to your personality. Question number 1.
Write three good and bad qualities of yourself. ये क्या है? राइट 3 गुड एंड बैड क्वालिटीज़ ऑफ योर सेल्फ। अपनी 3 खूबियाँ और 3 खामियाँ लिखनी है। प्रैक्टिस कितनी की मैंने कहा था करें? 5 की। आपने 5 की प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट, Write three good qualities of your friend, or what do you like about your friend? Actually, they are your qualities. ये राइट 3 गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर फ्रेंड, 3 अच्छी खूबियाँ अपने दोस्त की लिखनी है। और व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर फ्रेंड, एक्चुअली दे आर योर क्वालिटीज़। जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो असल में आपकी क्वालिटीज़ हैं। बात समझ आई कि नहीं? नेक्स्ट पढ़ें। Write three bad qualities of your friend, or what is it that you don't like in your friend? जी, इसका क्या मतलब है? बैड क्वालिटीज़, दोस्त की बैड क्वालिटीज़। Which are the three qualities of that your friend like your good qualities? Which are the three qualities of that your enemies like your weakness? What is the purpose of these questions? जी, इन क्वेश्चन का पर्पस क्या है? आप पढ़ें, पीछे वाला सेंटर आप पढ़ें। पर्पस जी, हम क्यों नज़र कमज़ोर है? अगर इतनी कमज़ोर है तो आप मेडिकल अनफिट हो जाओगे यार। हाँ, ये तो बड़ा क्लियर पढ़ा जा रहा है। आप पढ़ो नेक्स्ट, उसे दे दो। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। तस्वीर भी आपकी है। What is the purpose of these questions? The first purpose is to see if you know about your own self or not. As the overall analysis of yourself, strength, weakness, opportunities, threats. If a person knows about him or herself, he can handle any situation and has a better judgment power. The second purpose of these questions, like almost all of the questions at ISSB, is to see if you are telling the truth or lies. Since this is a bad questions in ISSB. सिंपल मुझे बता दें, पहला मकसद क्या था जो आपने पढ़ा है? फर्स्ट पर्पस क्या था? सर, ये जो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज है, तो ये माइक में बोलो, माइक के अंदर बोलो ना। माइक में बोले आवाज़ नहीं आती इस तरह। सर, ये पहला पर्पस ये था कि इंसान के अंदर जो स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेस जो अपॉर्चुनिटीज जो है और थ्रेट्स जो है वो चेक करने के लिए। किन चीज़ों से डरता है, खौफजदा किन चीज़ों से होता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वीकनेसेस कमजोरियाँ उसकी कौन सी हैं, स्ट्रेंथ क्या है, उसके एरिया स्ट्रांग कौन से है, समझिए। नेक्स्ट जो है, सेकंड पर्पस ऑफ दीज क्वालिटीज लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस एट ISB इज टू सी इफ यू आर टेलिंग द ट्रूथ और लाइज। क्या आप सच बोलते हो या झूठ बोल रहे हैं? ये चेक करता है करेक्टर का, सच्चे हो या झूठे हो। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, Since this is a bad question in ISSB, it's better to prepare it first. Like always here again, you'll tell everything about yourself and try to come up with your answers. Because if you write your real weakness, bad habits, and good traits, then you will be able to answer exactly the same as very fast. जी Here is what you have to think before answering these important questions. नेक्स्ट आप दे दें माइक, पीछे आप ले लें। यस, Don't lie. ऑफ किए। Don't lie. 100%, 20%, or 20% is allowed. Write your good things which are in you and bad which are not. Not if you are writing a bad habit, it shouldn't be that bad which would make a negative impact on selectors. For example, I lie, I cheat. Don't try to be too positive, which would clearly show you are lying. For example, I am very honest, I never lie. Everyone lies, it's human nature. If you are very negative, try to portray your negatives in a way as if they appear to be positive. For example, sometimes in order to keep up with my studies schedule, I cut my time which I plan to spend with my family. This is an example, do not copy. Here are some of the examples of good habits. I try my level best to be punctual.
जी नेक्स्ट आप दे दें आपके साथ जो बैठे हैं। जी क्यों नहीं नज़र आ रहा? आगे आ जाओ, इधर इधर सामने खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, इधर आगे आ जाओ, ऊंचा बोलो, ऊंचा। माइक के अंदर भी आप नहीं पढ़ सकते तो क्या हो जाएगा? आवाज़ नहीं आ रही बच्चे।